अभी next three questions that we all are doing in this particular chapter are all about investment decisions. Okay, आपके जो next तीन question वो होने वाले हैं वो investment options के बारे में है. तो जैसे अपना ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इफ यू आर अ इन्वेस्टिंग कंपनी देन विल बिकम मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न शायद. ओके, तो नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस आई हैव केप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप. फ्रॉम इजीएस्ट वी विल स्टार्ट टू गो टू द टफेस्ट वन. पढ़िए. द वेल्थ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट wishes to invest 10 lakh rupees. There are 5 different investment choices with a different growth and income potentials. The current returns from the investment of each of these 5 choices are also different. ठीक है. The current returns on investment are as follows. LMNOP current yield returns मतलब 10% आता है. Management believes that current yield will persist in future and wishes to diversify the investment portfolio of the company to obtain maximum results. ठीक है. Because of the risk element involved, management restricts the investment in L to not more than combined total of NONP. ठीक है. Total investment in MNP must be at least as large as in N. Also, management wishes to restrict the total investment in M to a level not exceeding that of O. Construct a linear programming problem. ठीक है. तो मेरे को इस क्वेश्चन के ना, क्योंकि मैं समरीज वगैरह अभी नहीं प्रिपेयर वो कर रहा हूँ स्पेशली इन क्वेश्चंस के लिए, मेरे को इस क्वेश्चन के ना 5 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी x1 से लेके x5 तक. मेरे को बोलो दे विल स्टैंड फॉर व्हाट? अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच ऑफ द 5 ऑप्शंस. नो ओके. वैसे भी जरा सोचो कि तुम लोग को इस क्वेश्चन के ना ऑब्जेक्टिव क्या होगा. सर आई वांट हाईएस्ट रिटर्न्स. तुमको रिटर्न्स कैसे मिलेगा? तुम्हारे पास परसेंटेज रिटर्न्स तो है. परसेंटेज रिटर्न्स विल बी अप्लाइड टू अमाउंट इन्वेस्टेड. नो, तो इस बंदे को वैसे भी ये सम देकर, ये प्रॉब्लम देकर उस बंदे को अपने से क्या चाहिए कि 5 ऑप्शंस के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने का, जो भी तुमको चाहिए दैट बिकम्स योर वेरिएबल्स. नो ओके, तो लिखिए जरा प्लीज. लेट x1 x2 x3 x4 x5 be the amount invested in L, M, N, O, P respectively. तुम लोग क्या कर दो, टेक्स्ट बुक के ना जहां पे L है ना उसके आगे x1 लिख दो, M के आगे x2, N के आगे x3, O के आगे x4, P के अंदर P के आगे x5. वरना बार बार वो देखना पड़ेगा कि क्या वेरिएबल किस चीज के लिए है. चलिए नेक्स्ट लाइन पे लिखिए रोमन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन. Maximization of returns. नेक्स्ट लाइन पे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, मेरे को बोलो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, आगे बोलो मेरे को. 10x1 नहीं बोलने का बेटा, वो परसेंटेज है. 10% नो, 10% मतलब 0.1x1 इतना रिटर्न मिल जाएगा L से. 0.08x2 प्लस 0.06x3 प्लस 0.05x4 प्लस 0.09x5. Roman number 2 constraints.
तो अभी मैं क्या करता है, मैं ना यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम वो लिखता है, आगे यू ऑल डू इट, बजट या इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। क्या लिखा बोलो? x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 is less than equal to 10 lakhs. सेकेंड अभी आप लोग एक काम जरा करो, जो आपका लास्ट पैराग्राफ है वहां पे और बहुत सारे कंस्ट्रेंट है, शायद उसको नाम नहीं दे पाएगा, दैट्स ओके, अगर कभी नाम नहीं दे सकते दैट्स ऑल फाइन। एक एक करके लिखते रहो जो भी उस लास्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। इट्स अ इजी स्टफ, डू इट योरसेल्फ, देन आई विल राइट इट। लाइन पढ़ो, उसका कंस्ट्रेंट लिखो। चलो, आई थिंक यू ऑल हैव रिटन, तो पढ़ी। बिकॉज ऑफ द रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व, मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट्स द इन्वेस्टमेंट इन एल टू नॉट मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ NONP। मेरे को बोलो उसके लिए क्या लिखा बेटा? x1 इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बाकी के टोटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, NONP नो। सो x3 प्लस x4 प्लस x5। आगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इन M and P should be at least as large as in N। ठीक है, MNP मतलब x2 x5, ये वाला इन्वेस्टमेंट शुड बी एट लीस्ट एज लार्ज एज N, सो ग्रेटर देन इक्वल टू N बेटा क्या है? x3। Also, management wishes to restrict its investment in M to not exceed that of O। तो इसके लिए क्या लिखा बेटा? x2 less than equal to x4, non-negativity constraints।
चलिए सुनिए, ये फर्स्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 इन्वेस्टमेंट वाला ही है, but at least I'll end question number 11. चलो we'll start away with question number 12 please. पढ़िए. A leading chartered accountant is attempting to determine the best investment portfolio and is considering six alternate investment proposals. The following indicates point estimates for the price per share, annual growth rate in the price per share, and annual dividend per share, and measure of risk associated with each investment. A, B, C, D, E, F. करंट प्राइस पर शेयर, थोड़ा सा SFM याद है, वैसे तुम लोग इसको P0 करके कुछ ना कुछ बोल देते थे, ऑल्दो दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर. आगे प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसको G करके बोल देते थे, वो गॉर्डन के फॉर्मूला के अंदर आता था ना यार कुछ ऐसा. आगे प्रोजेक्टेड एनुअल डिविडेंड पर शेयर, इसको D0 या D1 करके कुछ ना कुछ वो बोलते थे. अगेन दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस. प्रोजेक्टेड रिस्क इन रिटर्न, वो बीटा फैक्टर वगैरह कुछ ना कुछ, वो जाने दो. आगे the total amount available for investment is 25 lakhs and the following conditions are required to be satisfied. Both conditions है, बराबर से पढ़ना. The maximum rupee amount to be invested in alternate F is 2.5 lakhs. No more than 5 lakh rupees should be invested in A and B. Total weighted risk should not be greater than 0.1. Where उन लोगों ने इस क्वेश्चन के ना तुम्हारे ऊपर एहसान किया हुआ है, तुमको ये बताया हुआ है कि वेटेड रिस्क कैसे निकालने का. अगर वो लोग नहीं भी बोलते तो भी हम लोग वही करते, ऑल्दो एक बार देख लो क्योंकि उन लोगों ने लिखा है. अमाउंट इन्वेस्टेड इन ऑल्टरनेट J इनटू रिस्क ऑफ ऑल्टरनेट J डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन ऑल द ऑल्टरनेट्स. ठीक है, तुमको थोड़ी देर में पता चलेगा, वैसे भी वेटेड एवरेज रिस्क वैसे ही निकलना चाहिए यार. आगे फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी एटलीस्ट 100 शेयर्स ऑफ ईच स्टॉक शुड बी परचेज्ड. Fifth, at least 10% of total investment should be in alternate A and B combined. Dividend for the year should be at least 10,000. अभी ध्यान से पढ़ना. रिटर्न, रुपी रिटर्न पर शेयर, ये चार वर्ड्स को अंडरलाइन करो. Of stock is defined as price per share 1 year hence minus less current price per share. तो एक मिनट, रिटर्न्स कैसे मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा एम शायद मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स ही होएगा. तो रिटर्न्स कैसे मिलेगा, एक साल के बाद का प्राइस माइनस करंट प्राइस, एक और चीज भी आगे है, प्लस डिविडेंड पर शेयर. मेरे ख्याल से वो लोग नहीं भी देते तो भी तुम लोग रिटर्न्स वैसे ही तो वो निकालते हो ना. रिटर्न्स फॉर एनी शेयर होल्डर इज सम ऑफ टू थिंग्स, या कैपिटल अप्रिसिएशन या डिविडेंड. तो कैपिटल अप्रिसिएशन एग्जांपल अगर शेयर ए के बारे में बात करूं तो करंट प्राइस कितना है बेटा 80, ग्रोथ रेट कितना होएगा 8.08, मतलब 8% नो. तो एक साल के बाद का प्राइस तुम लोग को मिल जाएगा. एक साल के बाद का प्राइस माइनस 80, उतना कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस जितना भी वो डिविडेंड है वो 4 रुपीज का. ठीक है, आगे इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज टोटल रुपी रिटर्न फॉर्मुलेट द LPP. आगे जरा पढ़ो. फॉर क्या लिखा है बेटा, डिटर्मिनिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी परचेज. तो तुमको ये सम पढ़ के क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स. तो यहां पे तुम्हारा जो वेरिएबल्स होगा दोज विल स्टैंड फॉर नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट अमाउंट इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, अंडर कंसिडरेशन यू मे अज्यूम दैट टाइम होराइजन फॉर इन्वेस्टमेंट इज 1 year. फॉर्मुलेट LPP. द फॉर्मुलेटेड LPP इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व. वैसे भी तुम लोगों को सॉल्व करने को नहीं आता अभी तक. ओके तो जब भी सॉल्व करने को आएगा तभी देखेंगे, अभी के लिए फॉर्मुलेट करके वो छोड़ दो. चलो इस क्वेश्चन के लिए 6 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी. मेरे को बोलो लेट x1 to x6 b. आगे बोलो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी परचेज ऑफ द 6 ऑप्शंस. ओके लिखो जरा प्लीज, लिखो. लेट x1, x2, x3, x4, x5, x6 be the number of shares to be purchased of shares A, B, C, D, E, F respectively. अच्छा एक सेकेंड, मेरे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले वर्ड्स के अंदर बोलो. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स, वो लिखना मत. लेकिन तेरा x1 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेयर्स, तो कैन यू से माय टोटल रिटर्न विल बी
नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, वर्ड्स बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, आगे वर्ड्स बोलो, रिटर्न पर शेयर। तो मेरे को सबसे पहले ना बेटा रिटर्न पर शेयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के ना रिटर्न पर शेयर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन उन लोगों ने ये चलो मेरे ऊपर वो एहसान किए कि रिटर्न पर शेयर कैसे कंप्यूट होगा, प्राइस 1 ईयर हेंस माइनस करंट प्राइस प्लस डिविडेंड पर शेयर। ओके, तो लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ returns per share particulars A B C D E F तो मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर कैलसी लो, अभी का मार्केट प्राइस ए का कितना है बेटा 80, दिल में ग्रोथ रेट ऑफ कितना 8%, तो 86.4। पहले सिर्फ ए के लिए वो कर लो तो वो मेरे साथ, फिर आगे कंटिन्यू वो कर लेना, लेस करंट मार्केट प्राइस 80 तो दिस विल गिव यू 6.4 प्लस डिविडेंड पर शेयर ए के लिए कितना है 4, तो ए के एक शेयर के ऊपर रिटर्न 10.4 का आता है। दीज आर रिटर्न्स पर शेयर। इलेवन 11.5 आता है, 13.5, नाइनटीन पॉइंट नाइन, 19.25, 30, चलो सुनो, नाउ बी केयरफुल, इस क्वेश्चन के ना बहुत चीजें तो वो आने वाले हैं। easiest job is whatever I am doing right now। लिखो रोमन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन डैश maximization of returns। तो नेक्स्ट साइन पे लिखिए मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, तो
x1 stands for number of shares, A का number of shares are x1 और हर शेयर के ऊपर 10.4 का रिटर्न, सो 10.4 पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स x1 प्लस 11.5 x2, 23.5 x3, 19.9 x4, 19.25 x5 प्लस 30 x6। चलो अभी लिखिए कंस्ट्रेंट्स। चलो मैं इतना पोर्शन वो रब कर रहा हूं, विल ओनली ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कंस्ट्रेंट्स नाउ। चलिए सुनिए, तो कंस्ट्रेंट्स रोमन नंबर 2 है आपका। तुम लोग मेरे को ना पहले वर्ड्स के अंदर बोलो कि ऑर्डर के अंदर जो भी तुमको फर्स्ट कंस्ट्रेंट टेक्स्ट बुक है ना वो दिखाई देता है, मेरे को वो ऑर्डर के अंदर बोलो। बोलो 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उससे ज्यादा तो अमाउंट नहीं है अपने पास। ओके तो चलो यहां पे ऐसे लिख दो, बजट या इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। अच्छा मेरे को अभी सोच समझ के बोलना, वट एवर आई एम आस्किंग यू ऑल। मेरे को जरा बोलो वट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ, इज दैट करेक्ट? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5? नो, क्योंकि x1 एंड ऑल स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेयर्स। नो, यू वांट अमाउंट इन्वेस्टेड शुड बी मैक्सिमम 25 लाख। तो मेरे को बोलो तुम्हारे हिसाब से फिर क्या होना चाहिए? 80x1। 80 इज द करंट मार्केट प्राइस, यू विल बी परचेजिंग x1 शेयर्स, तो 80x1 जितना अमाउंट शेयर्स ए के अंदर चला जाएगा, सेम वे बी सेम वे सी, ये सारा का सारा अमाउंट मैक्सिमम 25 लाख तक जा सकता है। तो यहां पर 80x1 प्लस 100x2 प्लस 160x3, 120x4, 150x5, 200x6 should be less than equal to 25 lakhs. Second, अभी एक एक करके जो भी वहां पे चीजें हम लोग बात करना स्टार्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम रुपी इन्वेस्टेड, मैक्सिमम रुपी अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन ऑल्टरनेट एफ इज 2,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कंस्ट्रेंट का नाम लिखने का है तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी वो चलेगा। बस मेरे को बोलो इक्वेशन क्या लिखेगा बेटा? 200x6 शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना? 2.5 lakhs। थर्ड, अगर नाम देने का है तो यार वो दे दो, ए एंड बी कंस्ट्रेंट, दैट्स ओके। बोलो सब लोग, 80x1 प्लस 100x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 lakhs। अच्छा मैं एक काम करता हूं, जो पॉइंट नंबर 3 है मैं एंड के अंदर वो करता हूं, बिकॉज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू डू द क्वेश्चन फॉर दैट पार्ट ओनली, बाकी सब कर लेते हैं। फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी एटलीस्ट 100 शेयर्स ऑफ ईच स्टॉक शुड बी पर। इसके लिए क्या करूं बोलो? हाँ एक मिनट, मेरे को बोलो x1 डायरेक्टली स्टैंड्स फॉर एक मिनट, वो नंबर ऑफ शेयर्स का कंस्ट्रेंट है कि अमाउंट का कंस्ट्रेंट है? शेयर्स का कंस्ट्रेंट है ना, तो डायरेक्टली लिख देने का x1 x2 x3 x4 x5 x6 शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 100। नो, तो यहां पे लिख सकते हो, चलो नंबर ऑफ शेयर्स कंस्ट्रेंट छह लाइन भी ऑक्यूपाई कर सकते हो, थोड़े से वो चिंदी हो तो x1 जैसे मैं कर रहा हूं तो वैसे कर दो, x2 x3 x4 x5 x6 all should be greater than equal to 100। अच्छा ये मेरे ख्याल से तुम लोग गलत बोलोगे मेरे हिसाब से। अच्छा बस वो करने से पहले एक छोटा सा चीज मेरी तरफ से, मैथमेटिकल चीज है,
इफ x इज ग्रेटर देन y, कुछ भी नंबर लिख देता है, इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, ऑब्वियसली माइनस x इज ऑलवेज लेसर देन माइनस y। इतना तुमको मालूम है? एक मिनट, मेरे को बोला 3 और 2 गिने से बड़ा नंबर कौन सा? ब्रिलियंट। लेकिन -3 और -2 के अंदर से बड़ा नंबर कौन सा? -2। तो इसलिए द मोमेंट यू ट्राई टू चेंज द साइंस ओवर हियर, डू रिमेंबर टू चेंज द साइन इन मिडल ऑल्सो, ठीक है? जस्ट आई एम ट्राइंग टू से, पता नहीं क्वेश्चन के अंदर आएगा या नहीं आएगा, बट जस्ट आउट ऑफ वो जनरल नॉलेज आई हैव टोल्ड दैट। ओके, अभी जरा पढ़ो क्या लिखा है। एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट शुड बी इन ऑल्टरनेट, क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी कंबाइंड, ठीक है? तो चलो इसको नाम तो पहले दे दो, चलो ए एंड बी कंस्ट्रेंट। अच्छा, पहले मैं लिखता है, तुम लोग नहीं कॉपी करने का, बस मेरे को बोल देना सर करेक्ट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन ऑल्टरनेट ए एंड बी, कैन यू से अमाउंट इन्वेस्टेड इन ऑल्टरनेट ए एंड बी इज 80x1 प्लस 100x2। वो लोग ने क्या लिखा है उधर पढ़ो, एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट शुड बी इन ऑल्टरनेट ए एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 लाख। मेरे को बोलो ये रॉन्ग है कि राइट है? क्या गलत हो गया इसके अंदर? याद रखना, यू विल नॉट इन्वेस्ट एग्जैक्टली 25 लाख। समझा तुम लोग को? तो इसलिए 10% ऑफ 25 लाख, यहां पे 2.5 लाख नहीं आएगा। यू कैन इन्वेस्ट एनी अमाउंट लेसर देन 25 लाख ऑल्सो, नो? तो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए एंड बी in this particular case should be greater than, at least मतलब greater than or equal to 10% of total amount invested. So therefore 10% of, अभी तुम लोग बोलो 80x1 plus 100x2 वगैरह, समझ में आता है? क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर यू कैन इन्वेस्ट एन अमाउंट लेसर देन 25 लाख ऑल्सो, वो तो आपकी मर्जी है ना यार। ओके, तो यहाँ पे फोर्स नहीं करने का कि 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ही है। सपोज क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा लाइन होता, it is decided that company has to invest entire 25 lakhs, फिर मैं क्या करता? यहां पर भी मैं is equal to का साइन डालता, और फिर यहां पर अगर 2.5 लाख लगेगा तो चलेगा, क्योंकि देन यहां पे 25 लाख रुपए इज फिक्स, नो? लेकिन ऐसा किधर भी नहीं लिखा। सो देयरफॉर यू कैन इन्वेस्ट एन अमाउंट लेसर देन 25 लाख ऑल्सो। ये लिखो जरा प्लीज, 80x1 प्लस 100x2 should be greater than equal to 10% of 80x1 plus 100x2 plus 160x3 plus 120x4। अपनी बुक में लिखने का, बाजू वाले की बुक में नहीं जाने का। 200x6। लेकिन ना सुनो, अभी आई नो यू आर नॉट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके ही छोड़ने का। इधर भी x है, यू ब्रिंग ऑल द थिंग्स ऑन वन साइड एंड देन यू लीव इट ऑफ, ओके। तो अभी मेरा थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छा है, तो मैं एक स्टेप के अंदर अभी ये खत्म कर रहा हूं। सो 80x1 यहां पे ये 8x1 हो जाएगा जब ये ब्रैकेट, तो उसको इधर लेके आएगा, तो लिखो उधर 72x1। तुम्हारा भी मैथ्स थोड़ा बहुत वो ठीक ही है, तो बोल सकते हो आगे प्लस 90x2 माइनस, अभी जो भी उधर बच गया इधर लेकर आ जाओ 10% करके, क्योंकि ब्रैकेट खोलेगा तो 10% हो जाएगा, माइनस बोलते रहो 16x3 माइनस 12x4 माइनस 15x5 माइनस 20x6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे 6th, डिविडेंड्स फॉर द ईयर शुड बी एटलीस्ट 10,000। पहले यहां पे लिख के रखो डिविडेंड कंस्ट्रेंट। तुम लोग बोलते हो तो अच्छा लगता है, बोलो 4x1, एक मिनट, 4 इज द डिविडेंड पर शेयर फ्रॉम ए, नो, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब 4x1
4x1 plus 4.5x2 7.5x3 5.5x4 5.75x5 बस आगे वो जीरो वाला है तो वो जाने दो. Should be at least 10,000, no? So greater than equal to 10,000. चलो एक भारी वाला कंस्ट्रेंट वो बच गया, रिस्क कंस्ट्रेंट. यू ऑल राइट डाउन 7th over here, रिस्क कंस्ट्रेंट. अच्छा सुनो जरा, उन लोगों ने ना क्या लिखा है. इनफैक्ट आई डोंट रिक्वायर दैट फॉर्मूला दैट दोस गाइस हैव टोल्ड मी. मैं तो वो कर ही सकता था अगर फॉर्मूला वो नहीं भी तो वो दिया रहता. वो कॉमन सेंस चीजें देखो. उन्होंने क्या लिखा है, टोटल वेटेड रिस्क शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.1. जरा खुद ब खुद सोचो, ये वाला चीजें लिखना मत. लेकिन अगर कोई सपोज अपने को यहां पर बोलता कि वेटेड एवरेज रिस्क निकाल के दो, ठीक है, ये टेबल तो ये बनाना मत. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, टाइप के अंदर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है. ठीक है, आपको वेटेड एवरेज रिस्क चाहिए. ठीक है, जिसका वेटेड एवरेज चाहिए वो रिस्क है बेटा. तो आप लोग इधर अपने 6 रिस्क लिख लो. एग्जांपल के तौर पे ए का जो रिस्क है बेटा कितना है, 0.05. ओके, 1 2 3 4 5. तो 5 more risk will come over here. अभी तुमको इसका वेटेड एवरेज रिस्क 0.1 से कम चाहिए. तो वेटेड एवरेज अगर रिस्क चाहिए तो यहां पर बेटा वेट्स भी लेना पड़ेगा. कॉमन सेंस चीज है बेटा, वेट्स विल बी नथिंग बट अमाउंट इन्वेस्टेड, नो. ओके, सो देयरफॉर यहां पर क्या आ जाएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड. ओके, वो लोग नहीं भी बोलते अपने को वो फॉर्मूला के तौर पे तो भी वेट्स विल मीन अमाउंट इन्वेस्टेड, नो. तो अमाउंट इन्वेस्टेड कुछ लिखो मत, पहले मेरे को जरा बोलो ए का अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है बेटा, 80x1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, अभी अगर तुम लोग 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी होते हो और अगर मैं तुमको बोलता कि भाई मेरे को वेटेड एवरेज निकाल के दो, तो पहले मेरे को बोलो वेटेड एवरेज कैसे करते, वेट्स इनटू दिस. तो एक टोटल आ जाता, सो दिस इनटू दिस 1 2 3 4 5 6. ओके, उसके बाद मेरे को जरा बोलो इसका टोटल अपॉन इसका टोटल विल गिव यू वेटेड एवरेज, नो. तो बस उन लोगों ने भी तो वही लिखा हुआ है ना यार, वो पढ़ लो उधर. देखो उनका जो फॉर्मूला है वो वही चीज है ना जो मैंने भी बोला. तो टोटल वेटेड रिस्क देख लो, अमाउंट इन्वेस्टेड इन ऑल्टरनेट जे. स्क्रीन पे देखो, मतलब ये वाला कॉलम, इनटू रिस्क मतलब ये वाला कॉलम. तो न्यूमरेटर मतलब ये वाला कॉलम का टोटल. ओके, डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड. कैन यू से दिस विल रिप्रेजेंट अमाउंट इन्वेस्टेड ओनली, नो. ओके, तो नेक्स्ट टाइम से वो लोग नहीं देंगे. इस क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने लिखकर वो दे दिया है वेटेड एवरेज रिस्क कैसे निकालने का. नहीं भी दिया रहता हम लोग वैसे ही वो करते. ठीक है, दिस टेबल वी ऑल आर नॉट गोइंग टू बी मेकिंग, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग. तो अभी नेक्स्ट टाइम पे पहले तुम लोग लिख के रखो. तुम लोगों ने रिस्क कंस्ट्रेंट वर्ड सो लिखा, उसके बाद जरा लिखो वेटेड एवरेज रिस्क should be less than or equal to, should be not greater than मतलब less than equal to, no, 0.1. बस अभी थोड़ा छोटा छोटा वो लिखना, एक लाइन के ना फिट करने का ट्राई कर लेना. वेटेड एवरेज रिस्क उन लोगों ने भी दिया हुआ है, मैंने अभी अभी वो टेबल भी बनाया. ए के लिए बात कर लेते हैं, 80x1 इंटू 0.05 प्लस 100x2 इंटू 0.03 प्लस 160x3 इंटू 0.1 प्लस 120x4, मेरा बोर्ड खत्म होने वाला है पक्की बात, इंटू 0.2 प्लस 150x5 इंटू 0.06 प्लस 200x6 इंटू 0.08 बच गया, डिवाइडेड बाय. मेरे को बोलो डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, नो. अमाउंट इन्वेस्टेड 25 लाख रुपए लिखूं, 80x1 प्लस 100x2 160x3 120x4
150x5 200x6 should be greater than equal to 0.1. मैथ्स के अंदर वीक भी थे तो भी सॉल्व करो भाई, वो इजी काम है. दिस इंटू दिस विल गिव यू 4x1 प्लस 3x2. कैलसी उसके अंदर कौन यूज कर रहा है यार. 16x3 प्लस 24x4 प्लस 9x5 प्लस 16x6 is less than equal to. अच्छा एक मिनट, डिनोमिनेटर्स को मैं उधर लेके जा रहा हूं, 0.1 से मल्टीप्लाई करके आई एम राइटिंग द नंबर्स नाउ. तो 8x1 प्लस 10x2 प्लस 16x3 प्लस 12x4 प्लस 15x5 20x6. वो सब चीजों को अभी इधर ले आओ. तो -4x1, उसके बाद -7x2, x3 कैंसिल ना, आगे प्लस 12x4 -6x5 -4x6 is less than equal to 0. सुनो, ऐसे भी रहने दोगे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा. यूजुअली कई लोग बहुत पॉजिटिविटी लाता है, सर मेरे को नेगेटिव नंबर से नहीं चालू करने का. तो एक काम करो, ये वाला नंबर फिर पहले लिख दो, ठीक है. अगर फिर भी वो भी नहीं वो करने का, इफ यू वांट टू चेंज द साइंस एंड हु कैन हेल्प यू. ओके, तो चेंज द साइंस एंड. तो मतलब अगर मेरे को सब चीजों का साइन चेंज करने का है तो यार ना दिस साइन विल आल्सो चेंज. देन तो अगर करने का है तो नॉट कंपल्सरी, दिस इज ऑल ओके ओनली. ओके, 4x1 प्लस 7x2 माइनस 12x4 प्लस 6x5 प्लस 4x6. आगे बोलो, आगे बोलो. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. लास्ट वाला तुम्हारा वो फेवरेट, वो लिख दो. एट्थ वाला नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. चलिए, दैट एंड क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13. इन दिस व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि रिस्क वाला पार्ट अभी अभी वो किया है, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. आई डिफाइन द वेरिएबल्स, देन यू ऑल ट्राई टू डू द थिंग्स. ओके, तो एक काम जरा करो, मेरी तरफ से यू ऑल टेक द वेरिएबल्स और 10 मिनट में तुमको तो ये देता हूं, मेरे को बराबर से सॉल्व करके देना पूरा का पूरा क्वेश्चन. लिखो उधर, लेट x1 इन योर नोटबुक्स, यू ऑल राइट डाउन वो डायरेक्टली, उसके बाद सम पढ़ लेना. लेट x1 x2 x3 and x4 be the amount invested in government bonds, comma, blue chip stocks, comma, speculative stocks and short term deposits respectively. स्टार्ट करो, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, स्टार्ट करो. रोमन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो सबसे पहले आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स. तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 0.14x1 प्लस 0.19x2
प्लस 0.23x4 सॉरी प्लस 0.23x3 प्लस 0.12x4। ये हो गया तुम्हारा एक चीज, ठीक है। फिर उसके बाद रोमन नंबर 2 कंस्ट्रेंट्स, उसके अंदर फर्स्ट सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, तो दैट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना 20 lakhs, वो तो शुरू के अंदर ही है। सेकेंड उन लोगों ने क्या लिखा है, म्यूचुअल फंड इज रिक्वायर्ड टू कीप एटलीस्ट 2 लाख रुपीज इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। सो देयरफॉर x4 नो x4 शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू 2 lakhs, ये हो गया सेकेंड। थर्ड एवरेज रिस्क फैक्टर 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो देयरफॉर रिस्क कंस्ट्रेंट, तो दिस इज वेटेड एवरेज रिस्क should be less than equal to 42, तो वेटेड एवरेज रिस्क निकालना पड़ेगा। अमाउंट इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेटा कितना है x, उसका रिस्क कितना है 12, सो 12x1 प्लस 24x2 प्लस 48x3 प्लस 6x4 डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट्स, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 42। इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर मैं साइंस भी एंड के अंदर सब कुछ करके मैं फाइनल आंसर ही बस वो लिख रहा हूँ, तो ये 42, ये आ जाएगा 30x1 24 40 18 नो ओके 18 मेरे ख्याल से प्लस ही रहेगा ना, 18x2 उसके बाद माइनस 6x3 हाँ प्लस 36x4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ एक और भी है बेटा, स्पेकुलेटिव स्टॉक शुड बी एट मोस्ट 20% ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर नाम देने का है तो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स का कंस्ट्रेंट कुछ ऐसा वो लिख सकते हो, स्पेकुलेटिव स्टॉक्स कंस्ट्रेंट। अच्छा, तो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स के ना बेटा कितना पैसा जा रहा है, x3 शुड बी एट मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू 20% ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 20 lakhs लूं क्या, 0.2 of x1 plus x2 plus x3 plus x4। अगर मेरे को साइंस नहीं बदलने का है तो मैं कुछ ऐसे कर रहा हूं, 0.8x3 माइनस 0.2x1 माइनस 0.2x2 माइनस 0.2x4 इज लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया सब लोग को? ये ओपन अप किया, उसके बाद x3 को जब इधर लेके जाएगा तो x3 माइनस 0.2x3 तो 0.8x3, बाकी सब तो ऐसे ही यहां पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिफ्थ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स वाला करेक्ट आया? चलो ठीक है, दैट एंड्स क्वेश्चन नंबर 13। पहले कॉपी कर लो एक बार जिन लोगों का वो बाकी है। चलो दैट एंड्स योर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बिग क्वेश्चन बट शुड बी अ इजी क्वेश्चन। पढ़िए, वेल टाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी produces 3 types of typewriters: manual typewriter, electronic typewriter, deluxe electronic typewriter. All the 3 models are required to be machined first and then assembled. Time required for the various models are as follows: machine time, assembly time, तीनों typewriters के लिए. The total available machine time and assembly time are 3000 and 1200 hours respectively. The data regarding selling price and variable cost for the 3 types are given below. Selling price है less your labor variable, less labor, material and other variable cost, ठीक है.
The company sells all the three types on credit basis, but will collect the amounts, ये underline करके रख लेना, but will collect the amounts on the first of the next month. ठीक है. Labor, material and other variable expenses will have to be paid in cash. ये भी underline कर लेना. अभी बाकी तुम्हारा accounts है, you all will be slightly better as compared to me. The company has taken a loan of 40,000 rupees from Cooperative Bank and this company will have to repay it on 1st of April 2017. देख लो नीचे कोऑपरेटिव बैंक का लोन है, ओके, वो रीपे करने का है 1st अप्रैल को, ठीक है. TNC बैंक फ्रॉम विच दिस कंपनी हैज बोरोड ₹60,000, देख लो एक उसका भी लोन है, हैज एक्सप्रेस्ड इट्स अप्रूवल टू रिन्यू द लोन, वो वाला लोन चलो रिन्यू हो जाएगा. बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31st of March 2017. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स, इन्वेंट्रीज, आगे रिसीवेबल्स, कैश, equity share, capital reserve, general reserve, P&L, loan, long-term loan, loans from TNC Bank, loans from Cooperative Bank. The company will have to pay sum of 10,000 rupees towards the salary for top management executives and other fixed charges for the month. Interest on long-term loans is to be paid every month at 24% per annum. Interest on loans from TNC and cooperative banks may be assumed to be 1,200 for the month in aggregate. Also, this company has promised to deliver 2 manual typewriters and 8 Deluxe electronic typewriters to one of its valued customers next month. ये adjustment underline करना, mainly sum उसी की वजह से कर रहा हूँ. Also, make sure that the level of operations of this company is subject to availability of cash next month. वो लोग क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास कैश का बैलेंस ही ना हो, ओके, तो इंश्योर करना कि भाई कैश तुम्हारे पास रहे, ठीक है. This company will be able to sell all the types of typewriters in the market. Senior management of this company, देखो उन लोगों ने बता दिया, desires to know how many units of each typewriter must be manufactured in the factory next month, so as to maximize the contribution of the company. I guess तुमको इस लाइन के अंदर सब कुछ मिल ही गया. मेरे को बोलो X1, X2, X3 will stand for number of typewriters of the three types, ठीक है, और objective maximize your contribution. Formulate this as an LPP. Formulated problem need not be solved. चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं. तो चलो वो डिफाइन तो करो. Let x1, x2 and x3 be the number of manual, electronic and Deluxe electronic typewriters to be produced and sold respectively. नेक्स्ट लाइन पे लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन. एक दो चीजें तुम लोग मेरे लिए करो, जो एक सॉलिड वाला वो एडजस्टमेंट है वो मैं तुम्हारे लिए करता हूं. लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डैश मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट लाइन पे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू लिखो आगे खुद ब खुद. मेरे को बोलो कि तुम लोगों ने क्या लिखा, बोलो 1600 x1. बेटा कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, नो, तो 1600 x1 प्लस 3000 x2 प्लस 5600 x3, उतना हो गया. नेक्स्ट लाइन पे लिखो रोमन नंबर 2 कंस्ट्रेंट्स.
तुमको दो कंस्ट्रेंट दे रहा हूं, पहले वो लिख देना, लिखो मशीन टाइम कंस्ट्रेंट और सेकंड वाला असेंबली टाइम कंस्ट्रेंट। तो पहले लिखो 1 मशीन टाइम कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट लिखो खत्म करो, उसके बाद असेंबली टाइम कंस्ट्रेंट वो भी लिखना खत्म करना। मशीन टाइम कंस्ट्रेंट क्या लिखा बोलो, 15x1 plus 12x2 plus 14x3 should be less than equal to 3000। असेंबली टाइम कंस्ट्रेंट भी लिख देना, 4x1 plus 3x2 plus 5x3 less than equal to 1200। चलो सुनो मेरी बात, इजी वर्क ऑल डन। आई गेस इसके ना अभी तक कुछ स्पेशल नहीं था, तो एक काम जरा करता हूं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जा रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे ना, नेक्स्ट पेज पे इनफैक्ट वो चीज फर्स्ट पेज के लास्ट लाइन से स्टार्ट हो जाता है। ऑल्सो दिस कंपनी हैज प्रॉमिस टू डिलीवर 2 मैनुअल टाइपराइटर्स and 8 डीलक्स इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स to its valued customers, one of its valued customers next month। एक मिनट, ये पूरा क्वेश्चन वैसे भी तुम लोग अप्रैल मंथ के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? तो करंटली क्वेश्चन के ना बैलेंस शीट डेट जरा देखो, 31 मार्च 2017। सो नेक्स्ट मंथ विल मीन, नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल, ठीक है? तो तुम लोगों ने अप्रैल के अंदर कोई एक कस्टमर को प्रॉमिस वो किया है कि तेरे को भाई 2 मैनुअल टाइपराइटर वो देगा और 8 डीलक्स इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो कहने से उतना तो तेरे को बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो लिखो जरा प्लीज, थर्ड कंस्ट्रेंट, नंबर ऑफ टाइपराइटर्स कंस्ट्रेंट। अच्छा एक मिनट, तेरे को मिनिमम मेरे ख्याल से 2 तो तेरे को बनाना ही पड़ेगा ना, उससे ज्यादा तो तेरी मर्जी है। तो कहने से तेरे को 2 मिनिमम मैनुअल टाइपराइटर्स तो बनाने का। मेरे को इक्वेशन बोलो, x1 लिखो आगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x1 शुड बी मिनिमम 2, नो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा दूसरा कंस्ट्रेंट बेटा कौन से टाइपराइटर का, नाम बराबर से पढ़ना, डीलक्स इलेक्ट्रॉनिक, वो x3 था ना, x3 should be greater than equal to 8। चलो सुनो, ये हो गया। अभी ना लास्ट वाला एक जो लाइन आप लोगों ने अंडरलाइन किया था कि यार क्या लिखा है, ऑल्सो मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ ऑपरेशंस इन दिस कंपनी सब्जेक्ट टू अवेलेबल ऑफ कैश नेक्स्ट मंथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपके पास कैश ही ना रहे। मेरे को जरा बोलो, जब भी ये बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है उस दिन पर बेटा कैश कितना है, 1,40,000। अभी ये तो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है कभी का, अप्रैल। तेरे अप्रैल के ना खर्चे वर्चे भी बहुत होंगे यार, तो इंश्योर करना कि यहाँ पे कैश हो तेरे पास। तो तेरे पास कैश तब होगा जब तेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस एज ऑन 30th of April विल बी एटलीस्ट 0 ना यार। अगर 0 भी हुआ तो भी चली जाएगा, मतलब इट इज 0 आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंसेस, नो। तो अभी जरा लिखो, ये इंपॉर्टेंट वाला चीज है, लिखो 4th है ये, कैश कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट लाइन पे अभी ऐसे लिखना, क्लोजिंग कैश बैलेंस एज ऑन 30th of April 2017। अच्छा, we have to ensure that there is cash, so at least it is greater than equal to 0। अच्छा सुनो, अभी बेटा तुमको ना ये वाला चीज वर्कआउट करना पड़ेगा। आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस है, वहां से स्टार्ट हो जाओ, देख लो यार अभी क्या क्या कैश के ट्रांजैक्शंस होंगे। वो नॉर्मल अकाउंट्स का चीज है तो अपने को पता चल जाएगा, ठीक है? एक काम करो, यहां पे ना 3 लाइनें छोड़ दो, उसके बाद लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश बैलेंस।
कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश बैलेंस। चलो अभी लिखिए ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट के अंदर से देखो 1,40,000। चलो योर अकाउंट्स इज बेटर देन माइन फॉर श्योर। मेरे को जरा बोलो अभी ओपनिंग बैलेंस के अंदर एड रिसीट्स, मेरे को बोलो अप्रैल के अंदर बेटा जी रिसीट्स जो है, तुम लोग मेरे को कुछ वेरिएबल्स बोलने वाले हो कि नंबर ही सर वो बोलेगा? हाँ नंबर बोलेगा कि वेरिएबल्स बोलेगा? अभी मेरे ख्याल से तो तुम लोग को मेरे को नंबर ही देना चाहिए, एंड दैट नंबर विल बी नथिंग बट इन दिस पर्टिकुलर केस 50,000 रुपीज। 50,000 तुमको समझा? एक मिनट, तुम लोग जो भी टाइपराइटर्स बेचता है जरा देखो सम के ना लिखा हुआ है, उसका पैसा कभी मिलता है? देखो इट इज फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जो भी तुम लोग सेल्स इस मंथ के अंदर करेगा, वैसे 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 तुमको वो बोल रहा हूं, जो इस मंथ के अंदर सेल्स करेगा उसका पैसा विल भी, जो मैं बोल रहा हूं देखो समझ में आता है कि नहीं, 4,100 x1 प्लस 7,500 x2 प्लस 14,600 x3। समझा? लेकिन ये वाला पैसा इस मंथ के अंदर नहीं मिलेगा, ये कभी मिलेगा? फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो इग्नोर करने का ना, लेकिन इसी चीज को बैकवर्ड सोचो, पिछले महीने का डेटर्स का पैसा तो मिलेगा ना, तो वो रिसीवेबल्स के तौर पे था ना यार, कितना रुपीस था? 50,000। तो यहां पे लिख सकते हो रिसीवेबल्स या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तुमको जो भी नाम देने का है, 50,000। एक मिनट और कुछ जरा देखो, कुछ रिसीट है क्या यार? एक लाइन छोड़ दो तुमको अगर नहीं पता चलता तो, अगर बाद में कुछ वो पता चल गया विल राइट इट, नो, वरना उसको वो टोटल के लिए यूज वो कर लेने का। लिखो लेस पेमेंट्स। तुम्हारा अकाउंट्स मुझसे भी बहुत बुरा है, ठीक है, मेरे को पता, वो चली गया। अब मेरे को आराम आराम से जो पेमेंट्स है वो बोलते रहना, ऑर्डर के अंदर बोलोगे तो मैं लिखेगा, वरना मैं प्रिटेंड करेगा मेरे को सुनाई नहीं दिया। कोऑपरेटिव बैंक, यू विल हैव टू पे बैक अ लोन, नो 40,000। 40 के 60? 40, 60 वाला तो रिन्यू हो रहा है ना, तो यहां पे लोन कोऑपरेटिव बैंक। तुम लोग जो भी कर रहे हो अप्रैल मंथ के लिए कर रहे हो। और बोलो, और बोलो। सैलरी नो, तो वहां पे सैलरी 10,000। बोलो बोलो बोलो। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, तो यहां पे इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स 2,000 रुपीज लिखेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। 1 लाख रुपीज का लोन था, ऊपर 24% पर एनम और 2% पर मंथ। अच्छा एक और इंटरेस्ट भी है ना उधर, कोऑपरेटिव बैंक और वो जो दूसरा वाला बैंक है, दोनों का टोटल कितना है? 1,200। और कुछ है? देखो देखो देखो, एक मिनट, वैसे भी जरा सोचो, अक्कल, कॉमन सेंस, सिर्फ इतना नहीं हो सकता। अगर इतना ही होता तो इधर बॉस एक नंबर आ जाएगा, दैट नंबर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो कंस्ट्रेंट क्या हुआ? तो यहां पर कुछ ना कुछ वेरिएबल्स तो आने चाहिए ना। तेरा एक और खर्चा बाकी है, अक्कल लगा के पढ़ो उधर। तेरा हर साल, सॉरी, तेरा हर एक मंथ एक और खर्चा होएगा मटेरियल वगैरह का, वो वेरिएबल कॉस्ट। लिखो इधर वेरिएबल कॉस्ट। ऊपर सबसे पहला चीज वही था, एक्चुअली मेरे को शुरू से वो रुकी जाना चाहिए था। वहां पर ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ो उधर क्या लिखा है, लेबर मटेरियल एंड अदर वेरिएबल एक्सपेंस विल हैव टू बी मेड इन कैश, नो। तो यहां पर अब मेरे को बोलो क्या लिखूं, बराबर से बोलना मेरे को। खाते पीते घरों के लोग बोलो 2,500 x1
प्लस 4500 x2 प्लस 9000 x3. चलो बस, दिस विल बी नथिंग. अभी एक काम जरा करो, ये टोटल के लिए यूज करो. अभी 1,90,000 1,90,000 40 10 50. ये बताओ ना यार, ये कितना होता है मेरे को? 1,36,800 माइनस, अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ 1,90,000 माइनस ये वाले 4 नंबर किए. ये वाला भी तो वो पड़ा हुआ है ना. माइनस 2,500 x1 माइनस 4,500 x2 माइनस 9,000 x3. सुनो बेटा, अभी ये वाली चीज उठा के इधर डाल दो. दिस इज योर क्लोजिंग कैश बैलेंस, दिस इज योर क्लोजिंग कैश बैलेंस. सो 136,800 माइनस 2,500 x1 minus 4,500 x2 minus 9,000 x3 should be greater than equal to 0. एक मिनट में क्या कर रहा हूं, ये वाला नंबर इधर लेके जाता है तो वो माइनस हो जाएगा. देन आई एम चेंजिंग साइंस ऑल राउंड ताकि सब कुछ प्लस हो जाए. तो फाइनल आंसर 2,500 x1. जीरोस कैंसिल करने का मन है तो वो भी कर देना, वो तुम्हारी मर्जी. 4,500 x2 प्लस 9,000 x3. आगे बोलने का कष्ट करो. लेस देन इक्वल टू 136,800. लास्ट वाला तो लिख के जाओ. लिखो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. So that's it. Question number 14 is done.